मैं मुकुंद आप सबका स्वागत करता हूं हमारे PSRM स्टडी चैनल में। हम लोग आज करने वाले हैं क्लास 9th के सिविक्स सेक्शन से चैप्टर 4 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ओके, हम लोगों ने अब तक इसके 2 वीडियो किए हैं। हम लोगों ने अब तक इस चैप्टर में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के मीनिंग को समझा। हम लोगों ने हरियाणा असेंबली इलेक्शन का एग्जाम्पल देखा। उसके बाद हम लोगों ने पॉलिटिकल कंपटीशन देखा। पॉलिटिकल कंपटीशन या जो इलेक्टोरल कंपटीशन है उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, कौन कौन से उसके एडवांटेजेज हैं या डिसएडवांटेजेज हैं, हम लोगों ने वो समझ लिया है। ठीक है, आज जो हम लोग टॉपिक डील करेंगे बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप लोग इस टॉपिक से काफ़ी अच्छे तरीके से अवेयर है। आप लोगों ने प्रैक्टिकली काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किया हुआ है। ठीक है, हम लोग आज करने वाले हैं, टॉपिक है हम लोगों का व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। हमारे यहाँ जो इलेक्शन होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो हम लोग ना एक एक करके सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे, सारे स्टेप्स देखते हुए चलेंगे कि इलेक्शन में कौन कौन से स्टेप्स फॉलो होते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ जो इलेक्शन होते हैं उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि ये स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहले इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी में पूरे कंट्री को डिवाइड किया जाता है। हम लोग एक एक करके समझते हुए चलेंगे। एक बार वैसे देख लेते हैं। सबसे पहले इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है, जिसको हम लोग निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। फिर ना वोटर लिस्ट तैयार किया जाता है। इंडिया में हमारे पॉपुलेशन में कौन से लोग एलिजिबल हैं लिए वोट डालने के लिए, उनकी लिस्ट तैयार की जाती है। ठीक है, फिर जो लोग इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं किसी भी पार्टी के कैंडिडेट की हैसियत से ऑन बिहाफ ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी और इंडिपेंडेंटली एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे वो अपने आप को नॉमिनेट करते हैं, उनका नॉमिनेशन होता है। ठीक है, फिर हर एक कैंडिडेट इलेक्शन में जीतने के लिए लोगों से अपील करते हैं, लोगों को अपनी तरफ लुभाने के लिए, लोगों का सपोर्ट जीतने के लिए कैंपेन करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्शन कैंपेन। ओके, फिर आता है पोलिंग। पोलिंग मतलब डे ऑफ इलेक्शन या वोट डालना, इसको पोलिंग कहेंगे। ठीक है ना, चुनाव। और लास्ट में होता है काउंटिंग ऑफ वोट्स। यहाँ से जिनको ज़्यादा वोट मिलती है वो अपने रिस्पेक्टिव एरिया से रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं। ठीक है ना, तो ये स्टेप्स फॉलो होते हैं इंडिया में इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसी, वोटर लिस्ट, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, इलेक्शन कैंपेन, पोलिंग और काउंटिंग ऑफ वोट्स। ठीक है ना, अब हम लोग ना एक एक करके इन सारी चीज़ों को देखते हुए चलेंगे। देखिए, हम लोग एक एक चीज़ को डील करेंगे तो वीडियो का लेंथ थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग पेशेंस के साथ इसको देखेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। ओके, देखिए इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होते हैं। कंट्री में ना इलेक्शन कंडक्ट करने के पर्पज़ से पूरे कंट्री को रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से यूनिट में बांटा जाता है, एरिया में बांटा जाता है। ठीक है ना, जैसे हम लोग बात करते हैं तो हमारे पूरे इंडिया को, ओके, पूरे इंडिया को 543 एरिया में या यूनिट कह लीजिए आप, उस यूनिट में डिवाइड किया गया है पार्लियामेंट के मेंबर्स के लिए या पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए। हमारे कंट्री से टोटल 543 रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट किए जाएंगे। ओके, इनको कौन इलेक्ट करेंगे, इंडिया के लोग इलेक्ट करेंगे। तो पूरे कंट्री को टोटल 543 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है ना, एक जो यूनिट होगा वो क्या कहलाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंसी। यानी कॉन्स्टिट्यूएंसी इज डिवीजन ऑफ नेशन फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन। ओके, यूनिट वाइज पूरे कंट्री को डिवाइड किया गया रिप्रेजेंटेशन के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी या निर्वाचन क्षेत्र। नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, इसको सीट बोलते हैं। सीट काफ़ी सुना हुआ वर्ड है। जैसे नॉर्मली बात करते हैं ना कि फलाने सीट से बीजेपी के कैंडिडेट जीते हैं, वहाँ से कांग्रेस के कैंडिडेट जीते हैं, ये सीट इस पार्टी को गया है। तो सीट कहने का मतलब कि उस एरिया से जो रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, कौन से एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, तो हम लोग समझ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी को। कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब समझ रहे हैं कि इलेक्शन के पर्पज़ से कंट्री को एरिया वाइज डिवाइड किया जाता है। ठीक है ना, हमें ये पता है हमारे इंडिया में इलेक्शन हर 5 साल में होते हैं, चाहे वो स्टेट असेंबली इलेक्शन हो, चाहे वो लोकसभा के इलेक्शन हो, पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो। ठीक है ना, कितने टाइम के बाद होते हैं, 5 साल के बाद। लेकिन 5 साल से पहले भी इलेक्शन हो सकता है। ठीक है, देखिए 5 साल से पहले भी हमारे यहाँ पे इलेक्शन का प्रोविज़न है। जैसे किसी पर्टिकुलर सीट से, पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो 5 साल का जो फिक्स टर्म है उससे पहले या तो उनकी डेथ हो जाती है,
ठीक है, या वो कोर्ट से कन्विक्टेड हो जाते हैं, उनके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग था, उसका रिजल्ट आ गया और वो क्या हो गए, कन्विक्टेड हो गए कोर्ट से, तो वैसे ही उनका रिप्रेजेंटेशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ कंडीशन में क्या होते हैं कि इलेक्शन 5 साल से पहले भी होता है। जैसे मान लीजिए कि 5 साल के लिए वो रिप्रेजेंट हुए हैं, 2 साल बाद या तो उनकी डेथ हो जाती है, या वो कोर्ट से कन्विक्टेड हो जाते हैं, या और किसी रीजन से, ठीक है, वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में बाकी 3 साल जो बचा हुआ है लोकसभा, बाकी 3 साल जो बचा हुआ है, 5 साल के लिए वो इलेक्ट हुए थे, ठीक है, तो जो रिमेनिंग पीरियड है उसके लिए भी तो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए उस जगह से। तो फॉर दैट रिमेनिंग पीरियड इलेक्शन इज कंडक्टेड अगेन। ओके, इस पर वहाँ पे जो पीरियड बचा हुआ है उतने टाइम के लिए रिप्रेजेंटेशन होगा, उतने ही टाइम के लिए उनका रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, तो वैसे जो इलेक्शन होते हैं उसको बाई इलेक्शन बोलते हैं, बाई इलेक्शन या उपचुनाव। ठीक है ना। सो बाई इलेक्शन इज एन इलेक्शन दैट इज कंडक्टेड बिफोर द फिक्स टर्म ऑफ इलेक्शन और बिफोर द 5 ईयर इन केस ऑफ डेथ और कन्विक्शन बाय द कोर्ट ऑफ द कैंडिडेट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन एरिया। क्लियर है ना। सो बाई इलेक्शन 5 साल से पहले हो सकता है। इलेक्शन क्या होता है अपने यहाँ पे हर 5 साल में होता है। कंट्री को वहाँ पे क्या करते हैं, अलग अलग एरिया में डिवाइड करते हैं, अलग अलग एरिया में डिवाइड करते हैं। किस पर्पज़ से, तो इलेक्शन के पर्पज़ से। और वो जो एरिया वाइज यूनिट होता है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं। नॉर्मली उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सीट बोलते हैं। जैसे हम लोग ना बात अगर करते हैं, हम लोगों ने पीछे एग्जाम्पल देखा है हरियाणा का एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा ना कि लोक दल को 60 सीटें मिली। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हरियाणा में जो टोटल 90 सीट्स थे असेंबली इलेक्शन में, तो 90 सीट्स से रिप्रेजेंटेशन था। यानी हरियाणा के लेजिस्लेटिव असेंबली में पूरे हरियाणा को 90 लीडर्स रिप्रेजेंट करेंगे, पूरे हरियाणा के लोगों को, यही था ना। और वहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो लोक दल के 60 लीडर्स चुने गए। तो लोक दल के 60 रिप्रेजेंटेटिव्स 90 कॉन्स्टिट्यूएंसी में से 60 कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोक दल के कैंडिडेट जीते। क्लियर है ना। आप ना पता करेंगे कि आपका जो एरिया जहां आप रहते हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सा है, वहां के आपके रिप्रेजेंटेटिव कौन से हैं जो आपके एरिया को लोकसभा में या पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपके एरिया को स्टेट असेंबली में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आप दोनों के बारे में पता करेंगे खुद से। देखिए, जो रिप्रेजेंटेटिव आपके एरिया को ना पार्लियामेंट में, ठीक है, पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, और शॉर्ट में क्या बोलेंगे आप, एमपी बोलेंगे। ठीक है ना। सो एमपी इज योर रिप्रेजेंटेटिव दैट रिप्रेजेंट्स योर एरिया इन पार्लियामेंट, व्हाइल एमएलए स्टैंड्स फॉर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड एन एमएलए रिप्रेजेंट्स द पीपल ऑफ हिज कंस्टिट्यूएंसी और हर कंस्टिट्यूएंसी टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, विधायक बोलते हैं। ठीक है ना। वैसे ही एमपी को सांसद बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये देख सकते हैं कि चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन हो या पार्लियामेंट का हो, हर 5 साल पे होता है। 5 साल से पहले भी होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उसको बाई इलेक्शन बोलते हैं। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखिए हम अपने लोकसभा या पार्लियामेंट्री इलेक्शन की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ पे आप देखेंगे जो सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स है या सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर पार्लियामेंट्री इलेक्शन कहाँ दिखाई देता है आपको, यूपी में है। ठीक है, अपने बिहार में कितना है, 40 सीट्स है। ठीक है, वैसे ही आप देख सकते हैं यूपी में 80 है, महाराष्ट्र में 40 है, वेस्ट बंगाल में 42 है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी। रिजर्व्ड वर्ड हम लोग समझते हैं। ठीक है ना। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो पॉलिसी मेकर है, उनकी शुरू से ये कोशिश रही है कि जो लोग बैकवर्ड सेक्शन से हैं, जो पिछड़े सेक्शन से हैं, जो मेन स्ट्रीम को मैच नहीं कर पा रहे हैं, उनको मेन स्ट्रीम से कनेक्ट किया जाए। ठीक है ना। तो उनके रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करने के लिए हमारे जो पॉलिटिकल अफेयर्स है उनमें वो पार्टिसिपेट कर सके, जो वीकर सेक्शन है उसकी आवाज़ को रेज कर सके, इसको इंश्योर करने के लिए इलेक्शन में कुछ सीट रिज़र्व की गई है। ठीक है, रिज़र्व इसलिए की गई है, जहाँ रिज़र्व करने का मेन मकसद यही है कि वो जो बैकवर्ड सेक्शन से हैं, जो डिप्रेस्ड सेक्शन से जो लोग हैं, उनके इंटरेस्ट को कंट्री में फोकस किया जा सके, उनके इंटरेस्ट के लिए कोई आवाज़ उठा सके। ठीक है ना। तो वैसे सीट्स जहाँ से
कैंडिडेट किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी पर्टिकुलर सेक्शन से ही होंगे, वैसे सीट को बोलते हैं रिजर्व्ड सीट या रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है ना। सो रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी इज टू इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू वीकर सेक्शन, सम कॉन्स्टिट्यूशंस आर रिजर्व्ड फॉर देम एंड दोज आर नोन एज रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है ना। रिजर्व्ड, जैसे मान लीजिए कि कोई सीट ना SC रिजर्व है, तो वहाँ पे शेड्यूल कास्ट का ही कोई मेंबर कैंडिडेट हो सकता है, रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, ठीक है। अगर ST के लिए है तो शेड्यूल ट्राइब का ही कोई कैंडिडेट वहाँ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगा, और कोई सेक्शन का आदमी वहाँ से कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते हैं। वोट सारे सेक्शन के लोग डालेंगे, बट रिप्रेजेंटेशन जिस क्लास के लिए रिजर्वेशन है उसी क्लास के मेंबर होंगे, ठीक है। आप बुक में देख सकते हैं तो 2012 में हमारे लोकसभा में टोटल 84 सीट्स रिजर्व थे SC कम्युनिटी के लिए और 47 सीट्स थे ST के लिए। 2019 में भी यही फिगर सेम रहता है, ठीक है। तो हम लोग रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी समझ चुके हैं। उसके बाद हम लोग देखते हुए चलेंगे वोटर्स लिस्ट, ठीक है ना। वोटर्स लिस्ट क्या होते हैं ये देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाद ना वोटर लिस्ट की बात करते हैं। वोटर लिस्ट तैयार किए जाते हैं, ठीक है ना। वोटर्स कौन होते हैं? जो वोट करते हैं। अब देखिए पूरे कंट्री में कौन कौन से सिटीजन जो वोट कास्ट करने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, जो वोट डालने के लिए योग्य हैं, उनकी लिस्ट तैयार की जाती है। इलेक्शन कमीशन तैयार करवाती है ये लिस्ट, जिसमें जो सिटीजन वोट डाल सकते हैं उनके नाम को लिस्टेड किया जाता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं वोटर लिस्ट। क्या बोलते हैं? वोटर्स लिस्ट। तो आप देख सकते हैं कि बिफोर इलेक्शन लिस्ट ऑफ एलिजिबल वोटर्स इज प्रिपेयर्ड विच इज़ नोन एज इलेक्टोरल रोल और नॉर्मली एज वोटर्स लिस्ट। इलेक्शन से पहले ही ये लिस्ट तैयार करवाई जाती है। देखिए ये ना अपडेट होना ज़रूरी है। आपको पता है कि हर साल कुछ जो एग्जिस्टिंग वोटर्स हैं उनकी डेथ होती है, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो 17 साल से 18 साल के हो गए, नए वोटर्स बने, ठीक है ना। तो ये जो नंबर है, जो नए वोटर्स ऐड होने वाले हैं, जो वोटर्स अब नहीं रहे उनको हटाना, उनके लिस्ट से उनके नाम को बाहर करना। तो आप देखते हैं कि वोटर्स लिस्ट का अपडेट होना ज़रूरी है, ठीक है ना। देखिए वोटर लिस्ट क्या करता है? जो वोटर्स हैं उनको रजिस्टर्ड करता है एज अ वोटर, उनको प्रोवाइड करता है, पार्टिसिपेशन प्रोवाइड करता है कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। सो वोटर लिस्ट प्रोवाइड्स पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन एंड वोटर लिस्ट इज, देखिए हमारे यहाँ जो वोटर लिस्ट तैयार करते हैं तो वो किस चीज़ को फॉलो करता है? राइट टू इक्वलिटी को फॉलो करता है। वोटर लिस्ट प्रिपरेशन में किसी भी तरीके का भेदभाव आप नोटिस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हम लोग पढ़े हैं ना। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब राइट टू इक्वलिटी, एवरीबॉडी हैज़ द राइट टू वोट, ठीक है ना। बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के हर कोई वोट डाल सकता है। तो ये जो हमारे यहाँ वोटर लिस्ट तैयार किए जाते हैं वो टोटली बेस्ड होते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे। इट इज़ नेसेसरी टू बी अपडेटेड रेगुलरली to add new voters as well as removing name of voters who are no more। वैसे वोटर्स जो अब नहीं रहे उनके नाम को हटाया जा सके, जो नए वोटर्स बने हैं उनके नाम को वोटर लिस्ट में ऐड किया जा सके, ठीक है। हम लोग ना एक टर्म देखते हुए और चलेंगे, एपिक, ठीक है ना। इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जिसको आप लोग शॉर्ट में, जिसको आप लोग नॉर्मली मतदाता पहचान पत्र या वोटर आईडी कहते हैं। वोटर आईडी इलेक्शन कमीशन इशू करता है, आपको एक वोटर के तौर पे आइडेंटिफाई करता है, ठीक है ना। एवरी सिटीजन इज प्रोवाइडेड आइडेंटिटी कार्ड बाय इलेक्शन कमीशन विच इज़ नोन एज एपिक और इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है। आप ना देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे आप एक ना नॉर्मल, यहाँ पे आप वोटर आईडी कार्ड देख सकते हैं। आप अपने घर में अपने मम्मी पापा के वोटर आईडी कार्ड देख सकते हैं। आप समझ जाएंगे वोटर आईडी कार्ड में सारी इन्फॉर्मेशन आपकी दी होती है, आपका एड्रेस होगा, आपका नाम होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, ठीक है। वोट डालने के लिए ये कैरी किया जाता है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, एपिक नहीं है, ठीक, किसी वोटर के पास एपिक नहीं है लेकिन उसका नाम वोटर लिस्ट में है, और अगर उसके पास दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं, दूसरे आइडेंटिटी कार्ड जैसे आधार कार्ड हो गए, जैसे पासपोर्ट हो गए, ठीक है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गए, तो वो वोट कास्ट कर सकते हैं। सो एपिक इज एन आइडेंटिटी कार्ड इश्यूड बाय द इलेक्शन कमीशन विच रिकॉग्नाइजेज सिटीजन एज वोटर्स
This card is to be carried by voters to cast vote. Although it is not necessary, a voter can also produce driving license, passport, Aadhaar card instead of voter card to cast their vote. ठीक है ना। सो हम लोग एपिक देख रहे हैं, वोटर लिस्ट कैसे तैयार होते हैं ये देख लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे इलेक्शन में जो कैंडिडेट कंटेस्ट करना चाहते हैं वो नॉमिनेशन करते हैं। तो हम लोग ना तीसरा स्टेप देखेंगे इलेक्शन का, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। वोटर लिस्ट तैयार होने के बाद बारी आती है नॉमिनेशन की, ठीक है ना। हर एक पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने कैंडिडेट को नॉमिनेट करती है एज ए रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। चुनाव में हर एक पार्टी अपनी तरफ से एक लीडर को नॉमिनेट करती है, जो लीडर जो मेंबर वहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, ठीक है ना। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि आपके एरिया में बीजेपी है, कांग्रेस है, तो बीजेपी अपनी तरफ से एक लीडर को नॉमिनेट करेंगे जो बीजेपी के पार्टी सिंबल का यूज करेंगे, ठीक है। बीजेपी की तरफ से बीजेपी ने ऑफ़र किया है रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उनको, कांग्रेस अपने तरफ से करेगी, और जो पॉलिटिकल पार्टीज है हर एक पार्टी अपने अपने एक कैंडिडेट नॉमिनेट करती है। देखिए इलेक्शन में ना ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर होंगे वही इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। कोई भी आदमी जिसकी एज 25 साल है, मिनिमम जो एज है कंटेस्ट करने के लिए वो 25 साल है, ठीक है ना। जबकि मिनिमम एज फॉर वोटिंग कितना है, 18 ईयर्स है, ठीक है। जैसे ना सबको वोटिंग राइट्स मिला है, एवरीबडी कैन वोट, वैसे ही ये राइट भी सबके पास है, एवरीबडी कैन contest election, but the basic difference is about the age of a voter and a contestant. The minimum age of a voter should be 18 years while the minimum age of a contestant should be 25 years. क्लियर है ना। तो बिना किसी पार्टी के मेंबर हुए भी कोई इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी वन कैन कंटेस्ट इलेक्शन एंड सच कैंडिडेट इज नोन एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, और निर्दलीय उम्मीदवार जो किसी दल का उम्मीदवार नहीं है उसको इंडिपेंडेंट या निर्दलीय कहते हैं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं एवरी सिटीजन कैन कंटेस्ट इलेक्शन, मिनिमम एज टू वोट इज 18 ईयर्स वाइल मिनिमम एज टू कंटेस्ट इलेक्शन इज 25 ईयर्स, ठीक है। ओके उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि पार्टीज नॉमिनेट देयर कैंडिडेट टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड ऑफर वोटर्स देयर रिप्रेजेंटेटिव। वन कैन कंटेस्ट इलेक्शन विदाउट बीइंग अ मेंबर टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, सच कैंडिडेट इज नोन एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, ठीक है ना। देखिए कोई भी कैंडिडेट जो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं वो नॉमिनेशन करते हैं, नॉमिनेशन में वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अपने बारे में, ठीक है। उनके पास प्रॉपर्टी कितनी है, उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना है, कोई क्रिमिनल केस तो उनके खिलाफ नहीं चल रहा है, कोई पेंडिंग केस तो नहीं है उनके अगेंस्ट, ठीक है। कैंडिडेट इज सपोज टू, और एवरी कैंडिडेट मस्ट हैव टू प्रोवाइड एवरी डिटेल अबाउट हिज और हर प्रॉपर्टी, एनी क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट हिम, ठीक है। देखिए अगर कोई कैंडिडेट ने कोई गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और बाद में ये चीज़ ना नोटिस की जाती है, बाद में ये चीज़ पब्लिक होती है कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है, तो वैसे कंडीशन में इलेक्शन में अगर वो कैंडिडेट जीता भी है तो उसका इलेक्शन कैंसिल किया जाता है, उसके ऊपर केस चल सकता है, ठीक है। सो एवरी कैंडिडेट मस्ट हैव टू प्रोवाइड एवरी इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज प्रॉपर्टी, अबाउट एनी क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट हिम, ठीक है। लेकिन देखिए हमारे यहाँ पे ना डेमोक्रेसी में हमारे यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन डिसाइड नहीं किया गया है। देखिए ये डिबेट का ये सब्जेक्ट हो सकता है, इस पे लोग बहस कर सकते हैं हम लोग कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल हमारे यहाँ पे कंटेस्ट करने के लिए और वोट कास्ट करने के लिए कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। देखिए जो इनके सपोर्ट में वो ये कहते हैं कि भारत में अभी भी बहुत गरीबी है, बहुत लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो अगर ऐसा कुछ रूल लाया जाता है तो वो इनइक्वालिटी हो जाएगी, ठीक है। सो मिनिमम क्वालिफिकेशन की कोई भी बैरियर यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट करने में नहीं है। तो इलेक्शन में नॉमिनेशन के बाद हम लोग देखते हैं इलेक्शन कैंपेन, चुनाव अभियान, ठीक है ना। चुनाव अभियान क्या होता है आप लोग अच्छे से जानते हैं, सभी लोग एक्सपीरियंस करते हैं। जब इलेक्शन का टाइम होता है तो माहौल बदल जाता है, गलियों में देशभक्ति गीत सुनाई देते हैं, आपको ऐसा लगता है कि देश में अब बस बहुत जल्दी सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हर कैंडिडेट देश के विकास के दावे करते हैं, है ना। ये सब काफ़ी जाना पहचाना कंडीशन है ना हमारे यहाँ पे, हर गली में देशभक्ति गाने बजते हैं, ठीक है ना। तो अपने यहाँ पे देशभक्ति गाने 3 टाइम ही बजते हैं, या तो वो 15 अगस्त का टाइम होता है, या 26 जनवरी का टाइम होता है, या फिर वो इलेक्शन का टाइम होता है। ओके तो हम लोग क्या देखते हैं कि जब इलेक्शन में
कैंडिडेट्स इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन कर लेते हैं, ठीक है ना, वो अपने आप को नॉमिनेट करते हैं, डिसाइड हो जाता है कि वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। उसके बाद इलेक्टोरल कंपटीशन, इलेक्शन कंपटीशन स्टार्ट होता है, ठीक है ना। कैंडिडेट्स ना कैंपेन करते हैं, अभियान चलाते हैं अपने इलाके में, अपने एरिया में लोगों के वोट को कलेक्ट करने के लिए, लोगों को सपोर्ट, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है ना। हर एक कैंडिडेट अपने लेवल से बेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, कोशिश करते हैं कि लोग उनके वादों में यकीन करें, लोग उनको सपोर्ट करें, ठीक है ना। सो इलेक्शन कैंपेन में कोई पार्टी या कैंडिडेट क्या करते हैं, अपनी पॉलिसीज़, अपने प्रोग्राम्स लोगों के सामने पेश करते हैं, लोगों के सामने प्रोड्यूस करते हैं और लोगों के सपोर्ट को जीतने की कोशिश करते हैं। सो प्रमोशन ऑफ पॉलिसीज, ऑफर्स, प्रॉमिसेस टू गेट द सपोर्ट ऑफ वोटर्स बाय विनिंग देयर अटेंशन, ठीक है ना। हर एक कैंडिडेट की ये कोशिश होती है कि वो वोटर्स के अटेंशन को जीते, ठीक है। इससे देखिए फ़ायदा वोटर्स को भी होता है। हर कैंडिडेट अपने आप को सबसे बेस्ट डिक्लेयर करते हैं, हर कैंडिडेट्स अपने पॉलिसीज़, अपने आइडियाज़ लोगों के बीच ले जाते हैं, तो लोगों को कहीं ना कहीं हेल्प होती है, लोगों को जज करने में, चूज करने में आसानी होती है, ठीक है। लोग कैलकुलेट करते हैं, जज करते हैं हर एक पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे को, हर एक पॉलिटिकल पार्टी के ऑफर्स को, ठीक है। इलेक्शन कैंपेन ना अपने यहाँ मेनली इलेक्शन के नॉमिनेशन और इलेक्शन के जो डेट है, इलेक्शन डेट से 2 सप्ताह पहले लगभग होता है, ठीक है ना। इलेक्शन में आप देखते हैं ना, तो अपने यहाँ आपने इलेक्शन कैंपेन खूब अच्छे से देखा है, ठीक है। जो भी लीडर्स हैं या पार्टी के जो फेमस लीडर्स हैं वो सभाएं करते हैं, मीटिंग करते हैं, रैली करते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे सोर्सेज से, अलग अलग सोर्सेज से वो कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक्सेस कर सके। जैसे रिसेंटली आपने देखा होगा कि इलेक्शन के टाइम में हर एक कैंडिडेट आपके मोबाइल पे मैसेज करते हैं, सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, ठीक है ना। इलेक्शन कंपटीशन काफ़ी हार्श होता जा रहा है, कैंपेन में आप ना काफ़ी हार्श कंपटीशन देखते हैं, ठीक है ना। वहीं आप ना देखेंगे तो इलेक्शन कैंपेन के टाइम में ना, कैंपेन के टाइम में हर पॉलिटिकल पार्टी ना कुछ कैची स्लोगन यूज करते हैं, ऐसे स्लोगन यूज करते हैं जिससे लोग कनेक्ट हो, उसका भी काफ़ी असर होता है। देखिए हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में स्लोगन का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे आप अपने बुक में देख सकते हैं, इंदिरा गांधी ने यूज किया था गरीबी हटाओ का नारा दिया था, ठीक है ना। 1971 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी के लीडरशिप में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, ठीक है। ये नारा काफ़ी पॉपुलर हुआ। उसके बाद 1977 में इंदिरा गांधी के अगेंस्ट जनता पार्टी जो थे, उस जनता पार्टी ने नारा दिया, स्लोगन यूज किया, सेव डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को बचाना है, ठीक है। वहीं बंगाल के इलेक्शन में आप देखते हैं 1977 में तो लैंड टू द टिलर्स, यानी किसानों को ज़मीन, ये वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी ने यूज किया। सबसे रिसेंट में आप ना पिछले 2 लोकसभा इलेक्शन देख सकते हैं, 2014 का या 2019 का। तो यहाँ पे जैसे जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई तो इस स्लोगन से हर कोई वाकिफ़ है, ठीक है ना। जैसे 14 में आया अब की बार मोदी सरकार, काफ़ी पॉपुलर हुआ था। वैसे ही अभी देखा हम लोगों ने, ठीक है ना, अब की बार मोदी सरकार, हर हर मोदी, घर घर मोदी, ठीक है ना, ये काफ़ी पॉपुलर हुआ। अपने बिहार इलेक्शन में हम लोगों ने पिछले विधानसभा चुनाव में देखा, बिहार में बहार है, फिर से नीतीश कुमार है। ये सारे हर एक पॉलिटिकल पार्टी कुछ ना कुछ कैची स्लोगन यूज करती है जिससे लोगों के सेंटीमेंट तक पहुंचा जा सके, लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके, ठीक है ना। एक सेंटेंस में भी इतना पावर होता है कि लोगों के वोट को अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है ना। क्योंकि ये 3 स्लोगन काफ़ी पुराने थे, उससे आप रिलेट नहीं कर पाएंगे। बाकी जो 2 इलेक्शन हम लोगों ने देखा है, चाहे बिहार में बहार हो, फिर से नीतीश कुमार हो, हर हर मोदी, घर घर मोदी, अब की बार मोदी सरकार, ये सारी चीज़ें ऐसी है जिससे आप रिलेट कर रहे हैं क्योंकि ये आपके सामने की बातें हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा है कि इलेक्शन में कैची स्लोगन यूज किए जाते हैं। उसके बाद इलेक्शन कैंपेन में हर एक पार्टी अपना मैनिफेस्टो इशू करती है। इलेक्शन मैनिफेस्टो कहने का मतलब हमारा है कि हर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन से पहले वोटर से कुछ अपील करती है, वोटर से कुछ ऑफिशियली प्रॉमिस करती है। पार्टी अपने बुक में वोटर्स को प्रॉमिस करती है, तो उनके जो प्रॉमिस की लिस्ट होती है, घोषणा जो होती है, उसको हम लोग इलेक्शन मैनिफेस्टो या चुनावी घोषणा पत्र कहते हैं, ठीक है ना। Election manifesto contains promises made to voters by political parties before election, ठीक है। स्लोगन हम लोग समझते हैं। साथ ही साथ ना हम लोग बात कर देंगे कोड ऑफ कंडक्ट की। इलेक्शन कैंपेन्स में कोड ऑफ कंडक्ट या चुनावी आचार संहिता
या आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट, कुछ ऐसे रूल्स हैं जो इलेक्शन कमीशन के थ्रू इलेक्शन कमीशन इम्पोज करती है, इलेक्शन कमीशन इम्प्लीमेंट करती है और इंश्योर करती है कि इलेक्शन बिल्कुल फ्री एंड फेयर स्पिरिट में हो। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट किसी करप्ट प्रैक्टिस को एक्सरसाइज नहीं कर सके, कोई गलत गतिविधि नहीं कर सके। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो सेट ऑफ रूल्स डिसाइड किए जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है ना, हम लोग देख सकते हैं कि चुनाव आयोग ने या इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन में खर्च को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। ठीक है ना, जो अमीर कैंडिडेट हैं उनका प्रभाव ज़्यादा होगा, तो इस चीज़ को ध्यान में रख के कैश लिमिट डिसाइड किया कि कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन में एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं, चाहे वो लोकसभा में हो तो 25 लाख, विधानसभा का चुनाव हो तो 10 लाख, ये एक लिमिट फिक्स किया। हमारे इंडिया में आपको पता है कि इलेक्शन में पॉलिटिक्स में रिलीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और इसको गलत तरीके से ज़्यादा यूज किया जाता है। इलेक्शन के टाइम में लोगों के बीच में रिलीजियस डिवीज़न किया जाता है, तो इलेक्शन के दौरान किसी भी रिलीजियस प्लेस का यूज नहीं करेंगे कोई भी पार्टी के लीडर। ठीक है ना, सो नो यूज ऑफ रिलीजियस प्लेस। लोगों को पार्टी या लीडर्स किसी तरीके से पैसा देके या कोई और सामान गिफ्ट करके उनका वोट नहीं ले सकते हैं। सो नो चैरिटी इन कैश और गुड्स, नो यूज ऑफ गवर्नमेंट व्हीकल्स एंड ऑफिशियल्स फॉर ओन बेनिफिट्स। ठीक है ना, किसी भी तरीके से कोई ऐसी प्रैक्टिस नहीं करेंगे जिससे इलेक्शन का रिजल्ट क्या हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। तो कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, वैसे रूल्स हैं जो इलेक्शन कमीशन इश्यू करती है फ्री और फेयर इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि नॉमिनेशन के बाद इलेक्शन कैंपेन होता है। इलेक्शन कैंपेन में हम लोगों ने स्लोगन देखा, इलेक्शन कैंपेन में हम लोगों ने स्लोगन देखा और उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट देखा। फिर देखिए इलेक्शन कैंपेन ना, चुनाव से 2 दिन पहले इलेक्शन कैंपेन रोक दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद एक डेट आती है, जो भी डेट है जिस दिन इलेक्शन होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप हर एक एरिया में बूथ बनाया जाता है, इलेक्शन के लिए सेंटर बनाए जाते हैं जहाँ पे लोग जाते हैं वोट करने। ठीक है, आपने वोट होते हुए देखा है, वहाँ पे क्या है, पहले ना पेपर पे डालते थे जिसको बैलेट पेपर कहते थे। वोटर्स के सामने एक पर्ची आती थी, ठीक है, एक पेपर आता था, उस पर अपने जो वो डिजायर्ड कैंडिडेट हैं उनको वो मुहर लगाते थे उनके चिन्ह पे और जाके एक बक्से में डाल देते थे, उसको हम लोग बैलेट पेपर कहते थे। अब क्या है, बैलेट पेपर की जगह EVM यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में क्या होता है, देखिए वोटर्स जो होते हैं वो वोट करने जाएंगे, उनके पास वोटर ID कार्ड, एपिक या कोई और आइडेंटिटी कार्ड होगा। वोटर लिस्ट में गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल होते हैं, साथ ही साथ हर एक पार्टी के। तो देखिए बूथ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं जो इलेक्शन कंडक्ट करते हैं, वोटर्स वहाँ जाते हैं। ठीक है, वोटर लिस्ट में ऑफिसर्स उनका नाम देखते हैं, साथ ही साथ ना हर एक पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट होते हैं वहाँ पे, जो ये इंश्योर करते हैं कि इलेक्शन फ्री और फेयर हो रहा है, इलेक्शन सही तरीके से हो रहा है। ठीक है, जो वोटर्स होते हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में आता है, उनको एक पर्ची दिया जाता है, वो अंदर जाते हैं, अंदर कमरे में जाके वो वोट डालते हैं। EVM मशीन होता है। ठीक है, EVM मशीन में उनके जो भी कैंडिडेट्स हैं उनका नाम वहाँ पे होता है, वो उनके सामने का बटन दबाते हैं जिनको उन्हें वोट करना है और उनका वोट रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक है ना, पोलिंग के दिन ये होता है। उसके कुछ दिन बाद ना जो वोट्स डाले गए हैं उसकी काउंटिंग होती है और काउंटिंग में जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिले वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से विनर माने जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज क्या देख रहे हैं, इलेक्शन इंडिया में कैसे होता है। इलेक्शन से पहले हम लोगों ने क्या देखा, इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिसाइड किया जाता है, वोटर लिस्ट प्रिपेयर होते हैं, इलेक्शन के लिए कैंडिडेट नॉमिनेट करते हैं, इलेक्शन कैंपेन होता है, फिर वोटिंग होती है या पोलिंग होती है और उसके बाद काउंटिंग होती है। तो ये सारे प्रोसेस, ये सारी एक्टिविटी शामिल होती है इंडिया में इलेक्शन करने के लिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोगों ने व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन को डील किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक को आप काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर पे अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।